चलिए, अच्छा मैं इसको बता ही रहा था कि देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो कोर्स है ना, इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें पहले से पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एसडीएलसी, फॉर एग्जांपल और चीजें। तो अगर वो वीक हैं तो मेरी दरख्वास्त ये है कि इस कोर्स को अ, पढ़ने के साथ साथ उन चीजों को भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा के पढ़ लीजिए। ठीक है ना? मतलब कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं होगा कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था या हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे, जो हो गया तो हो गया। अब क्या करेंगे, इस कोर्स को पढ़ते वक्त थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे ताकि हम अपनी पिछली वीकनेस को सही कर लें। और यूँ समझ लें कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ, तो वो इंटरव्यू के सवालात हम यहाँ से जवाबत सोचेंगे। तो एनीथिंग जो चीज़ हमें मुश्किल लग रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो हम इस कोर्स के थ्रू सीख लेंगे। टर्मिनोलॉजी भी, तो अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है एसडीएलसी का, तो वो भी यहाँ पढ़ लेंगे। थोड़ा सर बता देंगे, थोड़ा सा अपना टाइम लगा लेंगे। ठीक है ना? तो इस कोर्स को बहुत सीरियसली लेंगे। अब मैं टर्मिनोलॉजी आपकी सही कह रहा हूँ। अभी तक जो हम स्कोप की बात कर रहे हैं, हमारे थे हम स्कोप स्कोप बात कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक डिफ्रेंशिएट नहीं किया। तो पीएमआई इन स्कोप को दो टर्मिनोलॉजी में तोड़ता है। एक कहता है प्रोजेक्ट का स्कोप और एक सोल्यूशन का स्कोप। अभी तक हम जो बातें कर रहे थे वो एक्चुअली प्रोजेक्ट का स्कोप नहीं है, वो सोल्यूशन का स्कोप है। ठीक है? सोल्यूशन के स्कोप में का मतलब है फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी। तब हम यही बातें कर रहे थे। लेकिन प्रोजेक्ट का स्कोप एक्चुअली होता है कि वो जो काम आप करेंगे, यानी आप ये फंक्शनैलिटी देने के लिए कितने लोग हायर करेंगे, वो रिक्वायरमेंट कैसे लेगा, ये जो प्रोसेस है ना एसडीएलसी, ये वो वाली चीज है। एंड दैट इज अ प्रोजेक्ट। ठीक है? तो प्रोजेक्ट टेम्परेरी होता है। प्रोजेक्ट करने के लिए टीम चाहिए, रिसोर्स चाहिए। तो आप इसको थोड़ा सा सोचेंगे कि प्रोजेक्ट करना है तो वर्क ओरिएंटेड। ये टीम कौन सी होगी, कौन सा प्रोसेस में अप्लाई करूंगा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैसे होगी। ठीक है? थोड़ा सा क्लियर हो रही है कि जो अभी तक हम बात कर रहे थे प्रोजेक्ट स्कोप की, तब हम प्रोजेक्ट के स्कोप को और सोल्यूशन के स्कोप को ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि हम स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज को सीखने जा रहे हैं। तो जो फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी है वो सोल्यूशन का स्कोप कहलाता है। और क्या क्या करना है और कौन करेगा, ये प्रोजेक्ट का स्कोप कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है भाई? यस सर। ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये टर्मिनोलॉजीज आर इम्पोर्टेंट इन द इंडस्ट्री। ठीक है ना? तो कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको मैं एक नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा और डिटेल में दिखाता हूँ। ठीक है? तो अभी तो हम ये राइट वाली चीजें पढ़ते थे, क्या बनाना है, क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी, फीचर्स क्या होंगे। ठीक है ना? ये सब चीजें पढ़ते थे कि ये प्रॉब्लम है तो क्या डिलीवर करेंगे। ठीक है? तो ये एक्चुअली सोल्यूशन का स्कोप है, क्या देंगे आप। लेकिन इसको करने के लिए कौन सी टीम होगी, पहले रिक्वायरमेंट लेगी, और फिर कौन सी टीम होगी डिज़ाइन करेगी, फिर कौन सी टीम होगी टेस्टिंग करेगी। ये सब करने के लिए जो वर्क ओरिएंटेड है, वो सारा प्रोजेक्ट का स्कोप है। ठीक है? तो देर आर टू टर्मिनोलॉजीज जो अभी तक हम पढ़ते थे। एक प्रॉब्लम है तो हम कहते थे सोल्यूशन का स्कोप। ठीक है? हम उसको प्रोजेक्ट स्कोप कह रहे थे, एक्चुअली वो सोल्यूशन स्कोप है। प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि कब शुरू होगा, कौन करेगा, क्या करेगा। ठीक है? ठीक है? क्लियर हो रही है बात? कोई मुश्किल बात तो है नहीं, सिवाय इसके कि अब टर्मिनोलॉजी हमने अपने करेक्ट कर लिया, कि मैं पीएमआई का चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं। आगे चलते हैं। क्लियर है? अगर नहीं है तो मुझे रोक लीजिए और मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। ये लिखा हुआ है ना, वर्क ओरिएंटेड, यानी कौन सी टीम क्या काम करेगी, कब करेगी। यहाँ वो बात नहीं हो रही, टीम की बात नहीं हो रही, देंगे क्या, ये प्रोडक्ट की बात हो रही है, ये काम करने की बात हो रही है। तो काम करना, स्टार्ट करना, एंड करना कौन करेगा, दैट इज प्रोजेक्ट, और दैट इज फीचर्स। ठीक है ना? सोल्यूशन। ये पूरी पीएमआई की बुक है जिसको हम पढ़ेंगे, डिफाइनिंग स्कोप। ठीक है? तो डिफाइनिंग स्कोप में पहली चीज को कहते हैं इन्वेस्टिगेशन या फैक्ट फाइंडिंग। मसला क्या है जरा बताइए? फैक्ट फाइंडिंग, ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग नहीं हो रही, फैक्ट फाइंडिंग। जरा बताइए क्या मसला क्या है आपके साथ? ये मसला है जी, जो अभी 3 मसले पढ़े थे ना, कि जी हमारी लीकेज होती है, हमारे प्रोसेस स्टैंडर्ड नहीं है, हमारे ये हैं, फिर आपकी मजीद डिटेल होगी। तो दिस इज वेरी इनिशियल, फैक्ट फाइंडिंग, डॉक्यूमेंटिंग, गेनिंग एग्रीमेंट। तो ये पहली चीज़ है। उसके बाद आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, उसके बाद फिर आप कहेंगे अच्छा ये है, ठीक है। फिर दीज आर वेरी इनिशियल मीटिंग्स। फिर इसको आप बहुत डिटेल में जाएंगे।
ठीक है ना। अच्छा आप यही कह रहे हैं और तो कोई चीज नहीं कह रहे। वैलिडेशन का मतलब ये अंग्रेजी की वैलिडेशन नहीं है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वैलिडेशन है। इसका मतलब है जो कुछ आपने कहा मैंने कागज पे लिख लिया, जो कुछ आपने कहा ये जो कुछ आपने कहा मैंने कागज पे लिख लिया, और फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके अलावा तो कोई चीज नहीं है, कोई इसके अलावा कोई मैं चीज भूल तो नहीं रहा, मैंने गलत तो नहीं है। आपसे पूछा, डॉक्यूमेंट किया और आपको दिखा रहा हूँ, तो ये कॉल्ड वैलिडेशन। क्लियर है भाई। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं थोड़ी सी। आपसे मीटिंग की, आपने जो कुछ बताया मैंने कागज पे लिखा, डॉक्यूमेंट बनाया, अब वो 200 पेज का भी हो सकता है, एंड देन आपको शो किया, तो आपने कहा हाँ ठीक है इसमें से कोई चीज़ नहीं है। तो ये थोड़ा सा एग्रीमेंट। अब इसकी मजीद, ये क्लियर है। फैक्ट फाइंडिंग, डॉक्यूमेंटिंग, गेनिंग एग्रीमेंट, टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है? अरे भाई वो अनम्यूट करके बता दे सर को, वरना बेचैनी रहती है प्लीज। हाँ आ रही है, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छोटा सा क्लिनिक है, तो मेरी मीटिंग जो है वो आधे घंटे की होगी या घंटे भर की होगी कि भाई क्या प्रॉब्लम है, वो बताएंगे, प्रॉब्लम में नोट करता जाऊंगा। ठीक है। अगर छोटा सा प्रॉब्लम है और छोटा सा ऑपरेशन है तो ये मीटिंग छोटी सी होगी, उसको डॉक्यूमेंट करना और फिर जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट बना के दोबारा से मैं आऊँगा वैलिडेट करना। लेकिन अगर ये कोई बहुत लार्ज एप्लीकेशन है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बुलाया मुझे और मुझे बताया कि जनाब हमारी जो ऑटोमेशन है वो इंटीग्रेटेड नहीं है, तब कितने मॉड्यूल हैं, कहाँ कहाँ से हैं, कितने हैं, तब वो मुझे समझने में एक मीटिंग नहीं लगेगी, फैक्ट फाइंडिंग करने में मुझे एक हफ्ता लगेगा। फिर वो कहता है उसकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है जनाब, ये बना हुआ है आरपीजी पे या किसी और चीज़ पे, तो और मुझे अब ये इस पे बनाना है। अब ये फैक्ट फाइंडिंग बड़ी होगी, समझ में आ रही है? डिपेंडिंग ऑन द स्कोप, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स और लार्ज प्रॉब्लम है तो फैक्ट फाइंडिंग बहुत बड़ी होगी, एक हफ्ते की होगी, 15 दिन की होगी, फिर मैं जाके कुछ डॉक्यूमेंट बना के दूंगा। लेकिन अगर एक छोटा सा प्रॉब्लम है तो मेरी एक मीटिंग में ही काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और जितनी अच्छी मेरी बिजनेस की नॉलेज होगी उतना अच्छा मैं डॉक्यूमेंट बना पाऊंगा, ये बात भी समझ में आ रही होगी। और उतनी अच्छी मैं बात कर पाऊंगा, एग्रीमेंट ले पाऊंगा। अभी क्या मतलब है एक इतना अच्छा एग्रीमेंट ले पाऊंगा? एज्यूम करिए कि आपने 2-3 क्लिनिक को अच्छी तरह से स्टडी किया हुआ है, हॉस्पिटल के सिस्टम को पढ़ा हुआ है। अब आप जाके बात करेंगे ना, इन पेशेंट, आउट पेशेंट, लेबोरेटरी, बिलिंग, तो आपको बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड होंगी। आप कस्टमर से बात करेंगे और कस्टमर अप्रिशिएट करेगा कि ये आदमी मेरी बात समझ रहा है। ऑन दी अदर हैंड, आपको ये सारी चीजें नहीं पता और आप कोई जुमला बोलेंगे या कस्टमर कोई जुमला बोलेगा और आपकी समझ में नहीं आया और आप उसकी डिटेल पूछेंगे तो वो थोड़ा सा इरिटेट होगा। इस बेचारे को बिल्कुल बेसिक नहीं पता है, अब ये मेरी रिक्वायरमेंट समझेगा कैसे? ठीक है। और ये बना के क्या लाएगा? तो ही इज नॉट कंफर्टेबल। ठीक है। इसी तरह से हॉस्पिटल के अंदर या इसी के अंदर से अगर कोई बैंकिंग का सिस्टम है, इसी तरह से कोई मैन्युफैक्चरिंग ईआरपी का सिस्टम है, तो एक्सपीरियंस ये है कि जो नॉलेजेबल लोग जाते हैं बिजनेस के, बिजनेस एनालिस्ट, कस्टमर बहुत जल्दी उनसे रेपोर डेवलप कर लेता है और उसको कंफर्ट आ जाता है कि हाँ ये बात मेरी समझ रहा है। तो इसका मतलब है गेनिंग एग्रीमेंट उन लोगों से जो हमारी जुबान बोले, हमारी जुबान मतलब बिजनेस की जुबान बोले, वहाँ एग्रीमेंट गेन करना आसान हो जाता है। वरना वो कुछ और कह रहा है जो आपकी बात समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। तो पहली चीज क्या हो, फैक्ट फाइंडिंग के अंदर कम टाइम भी लग सकता है, ज्यादा टाइम भी लग सकता है। डॉक्यूमेंट का मतलब है आपने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मॉडलिंग पढ़ी होगी, यूज केस पढ़ा होगा, डीएफडीज पढ़ी होंगी, और अंग्रेजी में किस तरह से रिपोर्ट राइटिंग का आपने कोर्स पढ़ा होगा, तो ये वाली चीज़ें, डॉक्यूमेंट कैसे करना है, ठीक है ना, फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, यूज केस कैसे लिखना है, जो कस्टमर की समझ में आए। तो पहले उसकी तकरीर सुनी, फिर डॉक्यूमेंट किया। अब जितनी ही आपकी अच्छी होगी बिजनेस नॉलेज, उतना अभी डॉक्यूमेंट भी बना पाएंगे, उतना उससे एग्रीमेंट ले पाएंगे। अभी मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो क्लियर हो रही है बात? एग्रीमेंट है सर से या नहीं है? ये तीन चीजें अलग अलग हैं, फैक्ट फाइंडिंग, डॉक्यूमेंटिंग। अभी छोटा सा होगा तो मैं वही कागज पेंसिल से बना लूंगा, लेकिन अगर बड़ा होगा तो मैं ऑफिस आऊंगा, डॉक्यूमेंट बनाऊंगा हफ्ते भर का या 2 दिन का, और फिर कस्टमर को ईमेल पे भेजूंगा, फिर जाके उससे एग्रीमेंट लूंगा। तो ये तीनों अलग अलग चीजें, फैक्ट फाइंडिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड वैलिडेशन। उसको दोबारा से डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा और उसे कहूंगा देखिए कोई चीज मिस तो नहीं हो गई, कोई चीज रह तो नहीं गई। बात क्लियर हो रही है? तीनों स्टेप्स क्लियर हो रहे हैं भाई?
यस सर। जी। अब एक एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल इसलिए डाल रहा हूँ कि थोड़ा आप अपने आप को अलर्ट करें। ये एक वेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है, एक हॉस्पिटल सॉरी बैंकिंग का एक वेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है। मैं थोड़ा सा इस पर तकरीर करूंगा, लेकिन ये कि नोट कर लीजिए, वेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम को थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब ये वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाली थोड़ा सा कोर्स है कि अपने आप को इम्प्रूव करना है, सो दैट आई कैन। क्लास में एक बेटी ने मुझसे सवाल पूछा था कि प्रोजेक्ट मैनेजर रिक्वायरमेंट स्कोप लॉक करता है या कोई और करता है, तो मैंने बताया था बिजनेस एनालिस्ट या रिक्वायरमेंट इंजीनियर करता है ये। और ये हेल्प कर रहे होते हैं एक्चुअली। प्रोजेक्ट का स्कोप लॉक करना तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन वो जिनसे यूज करेगा वो उसके लोग होंगे। मैंने कहा नॉट ओनली बी है, बल्कि आर्किटेक्ट, डेवलपमेंट टीम, टेस्टिंग टीम, ये सारे लोग उस प्रोजेक्ट प्लानिंग में शामिल होते हैं। तो स्कोप लॉक करते वक्त बीए ज्यादा इन्वॉल्व होगा। तो इसका मतलब है जब मैंने वेल्थ मैनेजमेंट का नाम सुना तो मुझे मालूम होना चाहिए वेल्थ मैनेजमेंट क्या चीज होती है और क्यों होती है। ठीक है, तो वेल्थ ये है कि आपके पास अगर पैसे हैं तो आप ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है उनको दे देते हैं। तो बैंक में अगर 11% 10% होता है तो वो ज्यादा प्रॉफिट दे रहे होते हैं। ठीक है ना, वो आपके किसी बिजनेस में लगाते हैं और आपको 20% 15 से मतलब बैंक से ज्यादा प्रॉफिट दे रहे होते हैं लगा के, वेल्थ को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जैसे अगर बैंक की बात हो रही है तो बड़ी कंपनियों में प्रोविडेंट फंड आपके तनख्वाह से कटता है और उतना ही कंपनी मिलाती है और आपको जमा करती जाती है। फॉर एग्जांपल इसने 5 साल जॉब किया है तो उसके थोड़े पैसे होंगे, इसने 15 साल काम किया है तो उसकी तनख्वाह के पैसे, अब वो पैसे कहीं लगा दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर महीने 5,000 मेरा कट रहा है और कंपनी भी 5,000 दे रही है, तो 10,000 रुपये कट रहा है, और महीने साल का 1,20,000 कट रहा है। और मैंने अगर 10 साल जॉब की है तो वो 12 लाख रुपए हो जाएगा। अगर ये बहुत सिंपल है, लेकिन अच्छी कंपनियां क्या करती हैं, वो पैसे कहीं अप्लाई कर देती हैं, लगा देती हैं, तो 12 लाख के बजाय वो 20 लाख मुझे मिलेगा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी मिल रहा होगा, या कम से कम 15 लाख तो मिल ही रहा होगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड वेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, थोड़ा आइडिया आ रहा है? वेल्थ मैनेजमेंट, पैसों को मैनेज करना, ये बहुत वो है। ठीक है, तो इसमें फैक्ट फाइंडिंग करनी है, डॉक्यूमेंट करनी है और गेनिंग एग्रीमेंट करनी है। तो मैंने जब मिला उनसे पूछा तो उन्होंने बताया जनाब ये होता है इसके अंदर। ठीक है, पैसे लिए जाते हैं और एसेट्स बनाए जाते हैं, उसमें इकोनॉमिक चीज़ें होती हैं, कैश, फाइनेंशियल। अब ये मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं इसकी डिटेल उनसे लूँगा, पूछूंगा ये क्या है, फिर उसको डॉक्यूमेंट करूँगा, फिर उसे एग्रीमेंट करूँगा। तो मैं गया, मैंने उनसे बात की कि आपके पैसे होंगे वो कितना है, फिर उसको मैं कहीं इन्वेस्ट करूँगा, फिर उस इन्वेस्टमेंट को कोई और बिजनेस में डाल के ट्रेड कर रहा हूँ, उस पर प्रॉफिट ऐड कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मेरे बीए ने क्या किया, उनके साथ एग्री बातचीत करने के बाद कहा कि जनाब मैं ये तो करूँगा, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करूँगा, फिर आपके इन्वेस्टमेंट करूँगा, फिर कंपनी के थ्रू एसेट ट्रेड करूँगा और वो आपके कैश में कन्वर्ट करता जाऊँगा। ये मैं नहीं करूँगा, आपकी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, प्रॉफिटेबिलिटी, ये मैं नहीं करूँगा, दीज आर आउट ऑफ स्कोप। ये उन्होंने कहा हमें ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें मैंने बाहर निकाल दी हैं अपने स्कोप से। ठीक है, तो मुझे अब मालूम होना चाहिए ये वाले मॉड्यूल, और फिर मुझे मालूम होना चाहिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग में होता क्या है। जब मैं ये डिटेल ले लूंगा तो मैं लिस्ट ऑफ टास्क बना पाऊंगा कि इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तब थोड़ा समझ में आ रहा है कि अब ये इनटेंजिबल है और दूसरा बिजनेस की नॉलेज नहीं है, इसलिए ये मुश्किल है। इसलिए एग्रीमेंट करना इस पे, डोमेन की नॉलेज और उसको डॉक्यूमेंट करना, डायग्राम बनाना, तस्वीरें बनाना, ये नहीं कह सकते वो नॉन टेक्निकल है। उसी से एग्रीमेंट लेना है, क्या चीज लॉक हुई है, क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, इसमें रिक्वायरमेंट लेने में, डॉक्यूमेंट बनाने में, और फिर गेनिंग एग्रीमेंट। ठीक है ना, ये तीसरा काम है। तो अगर पहले दो काम अच्छी तरह से नहीं हो तो एग्रीमेंट नहीं मिल पाएगा, जुबानी नहीं मिल सकता, वर्बल नहीं मिल सकता। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? जाना, मीटिंग करना, छोटा सा सॉफ्टवेयर है तो एक मीटिंग, बड़ा सॉफ्टवेयर है तो 4 मीटिंग, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है तो 15 मीटिंग महीना, उसको लॉक करना। थोड़ा फीलिंग आ रही है? स्कोप को लॉक करना इज फ्रस्ट्रेटिंग, मुश्किल है सारा कुछ। इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग। ये फीलिंग आ रही है? अगर वो नहीं समझ रहा और उसकी, ठीक है ना, वो एग्री नहीं कर रहा, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, भाई
अभी छोड़ दें इन 2 चीज़ों को, अभी इस पे फोकस करें। और ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत दफ़ा मैंने बता तो दिया, मुझे बस बैंकिंग का सिस्टम चाहिए। भाई बैंकिंग का सिस्टम तो बता दिया, लेकिन आप थोड़ा-सा हमें डिटेल देंगे, तो वो अवेलेबल नहीं है मीटिंग्स के लिए, ठीक है? तो वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझ नहीं रहा है। समझेगा तो बैठ के बताएगा ना, सर मुझे 3 मीटिंग चाहिए 2-2 घंटे की, यानी 6 घंटे चाहिए। 6 घंटे बैठोगे, क्या करोगे यार मेरे साथ? अब उसको रियलाइज़ नहीं हो रहा कि क्या है। तो ये सारे सारे फैक्टर्स हैं जो लार्ज प्रोजेक्ट के अंदर ठीक है, challenges हैं, ठीक है ना? It's quite understandable because many of them has not been part of the project team. तो अब वो कहते हैं यार ये एक्स्ट्रा काम है, हम अपना काम करेंगे, तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हें सिखाएं। तो कोई उनको डिसंगेज करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्राइमरी काम जो है वो बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, और मैंने कुछ सिखाना है। लेकिन मुझे कोई कहता है कि जनाब ये वाला काम भी कर लो। फॉर एग्जाम्पल तुम इंडस्ट्री से आए हो तो लोगों को इंडस्ट्री में मिलवा दो, या इंडस्ट्री से प्रोजेक्ट ले आओ। मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे 63 बच्चों को पढ़ाना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये वाले सेमेस्टर में, तो मैं असाइनमेंट ही चेक करता रहूंगा, मिड टर्म ही चेक, उनके कॉपियां चेक करता रहूंगा। मुझे प्रॉब्ली डिसंगेज करेंगे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो मैं कुछ और काम कर पाऊंगा, ठीक है ना? इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में हूँ, या तो मैं या कोई मैं ऑर्गेनाइजेशन में हूँ और मैं परचेज डिपार्टमेंट में हूँ, तो मैं सुबह से शाम परचेज का काम करता हूँ रादर देन सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट में मैं अपना टाइम दूंगा। तो मुझे डिसंगेज करेंगे 2 घंटे के लिए रोजाना, तो मैं टीम के साथ बैठूंगा। तो अगर ये डिफाइन नहीं है तो स्कोप लेना, उससे मीटिंग का टाइम लेना और उससे रिक्वायरमेंट लेना, उससे बैठना मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होती है, फ्रस्ट्रेटिंग है। मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेशन का थोड़ा आपको बताता हूँ। मैं एक सख्त गर्मी में गाड़ी में ट्रेवल करके किसी बैंक पहुंचा हूँ 40 मिनट में, ठीक है ना? और मैं उन साहब के पास पहुंचा, उनसे निकलने से पहले कंफर्म कर लिया कि मैं सर आप सबके पास आ रहा हूँ, प्रोजेक्ट की लीड लेनी है। अब मैं उनके ऑफिस में पहुंचा हूँ तो थोड़ी देर में फोन आ गया उनके पास कि हाँ जी फलाने साहब ने बुलाना है। तो कह रहे जी ऐसे साहब आए हुए, मैं उनको बस 20 मिनट में फारिग करके आता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ यार मैं 40-45 मिनट ट्रेवल करके आया हूँ, 2 घंटे का टाइम हमारे साथ सेट है, और मैंने कहा था ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा, प्रोसेस है तो बना लीजिएगा। डू यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग कि भाई रिक्वायरमेंट देनी है, प्रोजेक्ट टाइम पे करना है, तो आप मुझे रिक्वायरमेंट देंगे तो ठीक है। वो तो उसको सीरियसली ले ही नहीं रहा है, वो तो कह रहा है जी मुझे चेयरमैन साहब ने बुलाया है, तो मुझे बस आपसे जल्दी से फारिग करके ऊपर जाना है। और दिस इज सम टाइम फ्रस्ट्रेटिंग। और अगर ज्यादा टाइम चाहिए उसका एंड ही इज नॉट मेंटली इन द टीम, वो समझ ही नहीं रहा ना, वो तो एहसान कर रहा है मुझ पे, ठीक है? तो ये वेरी फ्रस्ट्रेटिंग होती है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा आपको समझना होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, ह्यूमन इंटेंसिव एंड कम्युनिकेशन इंटेंसिव। तो ह्यूमन क्योंकि उसकी ईगोज हैं, इमोशंस हैं, वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा। अब ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें, ठीक है? तो फ्रस्ट्रेशन का मतलब समझिए टाइम कंज्यूमिंग। बड़ा सॉफ्टवेयर है तो मिल बैठ के सीखना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा। ये कोई वो बिरयानी का ऑर्डर थोड़ी है कि जी 2 किलो बिरयानी दो और चले गए और फिर आप 2 घंटे बाद आ गए, ठीक है ना? ऐसा नहीं है। This can lead to a situation where the project appears to be slipping from the beginning. अच्छा एक बात याद रखिए, प्रोजेक्ट दरमियान में और आखिर में नहीं फेल होता है, प्रोजेक्ट पहले दिन से फेल होना शुरू हो जाता है। ये बात सही है गलत है? नजर आ रही है सर की बातों से? अगर ऐसे लोग जो पहले से मेंटी इंगेज नहीं है, टीम का पार्ट नहीं है, कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं, टाइम एस्टिमेशन सही नहीं हुआ, स्कोप सही से लॉक नहीं हुआ, तो प्रोजेक्ट दरमियान में फेल होगा या आखिर में फेल होगा? कोई बताएगा सर को भाई कब फेल होगा? स्टार्टिंग में ही जाएगा सर, दरमियान में। हाँ ठीक है, चैट भी आ रहा है, स्टार्टिंग ऑफ कोर्स, ठीक है चलिए। एक मिनट मैं जरा गिव मी, मुझे आवाज थोड़ी सी तेज कर दूं, बच्चों की आवाज जरा कम आ रही है, ठीक है? ठीक है, तो
तो अगर आपने प्लान नहीं किया, एस्टिमेशन सही नहीं की, स्कोपिंग सही नहीं है, तो बस फिर तो आपने मुसीबत को दावत दे दिया, ठीक है ना। यानी आप चीज़ों को सही तरह से नहीं ले रहे, तो प्रोजेक्ट स्लिप होना शुरू होगा। ठीक है, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे मालूम है मिड टर्म 2 महीने बाद आता है और फाइनल एग्जाम 4 महीने बाद आ जाता है, तो मैं पढ़ लूंगा इंशाल्लाह ताला। तो पहले दिन से अगर नहीं पढ़ा तो मिड टर्म तो 2 महीने बाद आ जाएगा, तो स्लिप हो जाएगी पढ़ाई, ठीक है ना। वो फिर आपसे नहीं हो पाएगी। आखिरी 4 दिनों में पूरे 4 चैप्टर नहीं पढ़े जाएंगे, रोजाना पढ़ते होते। तो ये सारी इसी तरह से कि अगर प्रोजेक्ट को सही तरह से हैंडल नहीं किया तो कब रिक्वायरमेंट लेनी है, कब क्या करना है। तो अब ये चीजें समझने की जरूरत है कि यू कैन नॉट गेट टाइम अगर स्टेक होल्डर इन्वॉल्व नहीं है और कोलैबोरेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, उसका कोलैबोरेट करना बहुत जरूरी है एज पार्ट ऑफ द टीम। अब याद रखिए, सर ने कहा था कि सॉफ्टवेयर वो फैक्ट्री नहीं है जहां आपने आलू डाले और चिप्स बन के निकल रहे हैं, या आपने रॉ मटेरियल डाला और गाड़ी बन के निकल रही है। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑटोमेशन देयर। यहाँ पर कोई ऑटोमेशन नहीं है, मतलब वो प्रोसेस की ऑटोमेशन तो है, सारी चीजें, लेकिन लोग लोग बना रहे हैं। तो लोगों का कोलैबोरेट करना एज टीम, लोगों का इन्वॉल्व होना एज ए टीम बहुत मैंडेटरी है फॉर द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसलिए लोगों के साथ मीटिंग करना, लोगों को समझाना, लोगों का टाइम लेना, ये एक काम है। और ये लोगों के साथ मीटिंग करेंगे, किक ऑफ मीटिंग, तुम्हारा क्या रोल है, तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मैं फ्रस्ट्रेशन की तरफ आता हूँ। सपोज एक फार्मास्यूटिकल है जिसने मेरे सॉफ्टवेयर हाउस को इंगेज कर लिया है या फाइनलाइज कर लिया है कि इनको प्रोजेक्ट देना है और इनसे हमने ये 3 मॉड्यूल बनवाने हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल लॉक हो गए, उसकी प्राइस और टाइम एग्री हो गया, ठीक है। जब मैं पहली दफा मीटिंग करने जा रहा हूँ तो मेरा ख्याल है कि कस्टमर मुझे समझाएगा, रिक्वायरमेंट देगा, क्या बनाना है, और बहुत अच्छी तरह से समझाएगा और बार बार पूछेगा आपको समझ में आ गया। और फिर मैं समझ में आने के बाद अपनी डेवलपमेंट टीम को बताऊंगा भाई ये बनाना है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन सही है या गलत है? कोई बताएगा मेरी एक्सपेक्टेशन सही है या गलत है? मैं ये समझ रहा हूँ, सही समझ रहा हूँ, गलत समझ रहा हूँ? कोई बताएगा सर को? एक बड़ा सर रिपीट कर सकते हो? हाँ, सवाल ये है कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने या किसी बैंक ने मेरे सॉफ्टवेयर हाउस को सेलेक्ट कर लिया है। 10 लोगों ने बिड किया था, उनमें से मुझे सेलेक्ट कर लिया है कि आपके एक्सपीरियंस, आपकी प्राइस और आपकी चीज़ों पे। अब प्राइस लॉक हो गई है और टाइम लॉक हो गया है, और अब मैं पहले दिन गया हूँ कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ले लूँ या समझ लूँ। तो मैं जब उनके पास गया हूँ तो मैं ये सोच के गया हूँ कि ये कंपनी के लोग मुझे रिक्वायरमेंट देंगे, समझाएंगे क्या चाहते हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, और जितनी डिटेल में उनको बताएंगे उतना मैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट लेने के बाद फिर अपनी डेवलपमेंट की टीम के साथ आऊँगा। टाइम देंगे, बकायदा मुझे समझाएंगे और पूछेंगे कि आपने समझ लिया अच्छी तरह से, ताकि आप अच्छा सा सॉफ्टवेयर बनाएं। ये मेरी एक्सपेक्टेशन सही है या गलत है? ये है सवाल। सर एक्सपेक्टेशन तो है, लेकिन होगा या नहीं ये नहीं पता। सर एक्सपेक्टेशन आई थिंक गलत है सर। सवाल यही पूछा है कि मैं सही सोच रहा हूँ कि ऐसे ही करेगा या नहीं करेगा? गलत सोच। बिल्कुल ऐसे ही सोच रहे हैं सर। ऐसे ही सोच रहा हूँ। अच्छा, कस्टमर क्या सोच रहा है कि असद साहब को मैंने 80 लाख रुपए दिए हैं और 8 महीने दिए हैं, तो मैं क्यों बैठ के इनको बताऊंगा? इनको पता होना चाहिए क्या बनाना है। बता तो दिया ना। अब बिरयानी वाले के पास जाता हूँ तो बिरयानी वाले को पता नहीं होता, बस दो लोग 20 लोगों की बिरयानी बना दो या 2 लोगों की बिरयानी बता दो, उसको पता होना चाहिए ना। बस बता दिया, अब ये बना के ले आएगा बस। तो कस्टमर भी ऐसे ही सोच रहा है कि भाई बता तो दिया आपको, अब मैं क्या बैठूंगा आपके साथ, मैं आपको रिक्वायरमेंट दूंगा और क्या आप क्या कह रहे हैं 1 हफ्ते तक बैठा रहूंगा रोजाना 2 घंटे? कस्टमर का तो माइंडसेट कुछ और है और मैं कुछ और सोच रहा हूँ। अब वो इन्वॉल्व होगा, कोलैबोरेट करेगा? अब ये सवाल है।
यानी वो कुछ और सोच रहा है, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। आपने कहा जो सर आप सोच रहे हैं वो तो ठीक है क्योंकि आप हमारे टीचर हैं, ठीक है, लेकिन जो दूसरा आदमी सोच रहा है वो कुछ और तरह से सोच रहा है। वो भी गलत नहीं सोच रहा कि भाई इन लोगों को पैसे किस लिए दिए। अब इस सूरत हाल में विद द डिफरेंट थिंकिंग कैन वी कोलैबोरेट? अब ये सवाल है, अगर कोलैबोरेशन नहीं है, दोनों टीमों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो क्या ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाएगा? Definitely not, sir. प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम? Yes, sir. जी। तो इसके लिए कम्युनिकेट करना, टीम को इन्वॉल्व करना, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, ये बहुत जरूरी है। देखिए हम क्या करेंगे और आप क्या करेंगे, जब हम ये बताते हैं ना तो वो कहता है भाई मैं आपके साथ घंटों बैठूंगा सर साहब, ये कैसे हो सकता है? मैं कहता हूँ भाई देखिए ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है या नहीं है। जब आप हमें 80 लाख रुपए दे रहे हैं तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट होगा। 8 महीने दे रहे हैं तो इसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आप हमारे साथ घंटों बैठ के अपने प्रॉब्लम और अपने प्रोसेसेस और अपनी ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट बताएंगे। अगर नहीं बताएंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये बिरयानी बनाना और ये इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। सॉफ्टवेयर के अंदर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, डोमेन की नॉलेज है लेकिन आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। फिर मैं एक एग्जांपल देता हूं उनको, और एग्जांपल जरा गौर से सुनिए। आप में से किसी की शादी होने वाली है, बैंक में काम करते हैं और सुबह 9 बजे जाते हैं और रात को 10 बजे आते हैं। दर्जी ने कहा कि भाई शादी हो रही है, सूट सिलवाना है तो मेरे पास नाप देना होगा और 2-3 ट्रायल करने होंगे, तब जाके अच्छा सूट बनेगा। अच्छा सूट बनेगा उसमें आपका आना, टाइम देना और टेस्ट करना इज मैंडेटरी। मैं दर्जी तो हूँ और बहुत पुराना और अच्छा दर्जी तो हूँ, लेकिन तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा रिक्वायरमेंट, तुम्हारी टेस्ट, तुम्हारा पसंद, ये तुम्हारे मुंह से सुनना, लॉक करना और फिर उस हिसाब से बनाना, ये बहुत जरूरी है फॉर द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। यस और नो? सवाल समझ में आ रहा है? Sir, repeat कर दें. चलिए, सवाल ये है कि आपकी शादी होने यस सर। और जबरदस्त सूट सिलवाना है। ये जबरदस्त आपकी चॉइस, आपका पसंद नापसंद पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और आप एक बहुत मशहूर दर्जी के पास तो गए हैं, लेकिन दर्जी ये कहता है कि आपकी पसंद क्या है, आपको क्या चीज़ चाहिए, आपकी बॉडी का नाप क्या है, इसमें आपका इन्वॉल्व होना, मेरे पास 2-3 दफ़ा आना, नाप देने के बाद टेस्ट करना, ये 2 दफ़ा ज़रूरी है, वरना अच्छा सूट आपकी पसंद का नहीं बन पाएगा। ये बात सही है? Yes, sir. यस सर। अब जिसकी शादी हो रही है वो कह रहा है मैं तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, छोटे भाई को भेज देता हूँ नाप देने के लिए। सूट बन जाएगा ना? सर सूट तो बन ही जाएगा लेकिन फिर छोटे भाई का ही बनेगा। बात समझ में आ रही है? ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जब हम बड़ी कंपनी के पास जाते हैं ना तो हेड कहते हैं यार मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं ये आदमी दे रहा हूँ, ये आपको रिक्वायरमेंट बता देगा। जिस बेचारे के पास कोई काम नहीं होता वो हमें रिक्वायरमेंट देता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट से क्या मैं एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर बना पाऊंगा? आंसर इज नो। तो ये पहले दिन से प्रोजेक्ट फेल हो रहा था। तो भाई आपका टाइम चाहिए, जिसको प्रॉब्लम है, जिसकी शादी हो रही है उसका नाप चाहिए, ठीक है ना। तो मैं तो बिजी हूँ, हाँ आप बिजी हैं, आप प्रॉब्लम को समझते हैं, आपका टाइम इज मैंडेटरी, अदरवाइज ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए स्कोप में उन लोगों का इन्वॉल्व होना, उन लोगों के प्रॉब्लम सुनना और उन लोगों का टाइम देना बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर मैंडेटरी है। वही मसरूफ लोगों का, जो ही चेयरमैन का, कि भाई एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, यू आर द स्पॉन्सर, आप बैंक के सीईओ हैं, लेकिन मुझे आधा घंटा बैठ के बताएं। तो वो कहता नहीं आधा घंटा तो नहीं, मैं 10 मिनट बैठूंगा। जब मेरे साथ 10 मिनट बैठता है और बातें करता है तो 2 घंटे तक बैठता है, कहता है यार यही तो मसले हैं। तो मैं कहता हूँ यही तो, ऐसे तो नहीं सॉल्व होगा ना अनलेस यू गिव द टाइम। तो जिसकी शादी हो रही है उसको कहता हूँ भाई नाप आपको खुद ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंक से छुट्टी लेनी पड़ेगी आपको या टाइम निकालना पड़ेगा, 1 दिन 2 दिन, फिर आपको आना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर आप भेज दें छोटे भाई को। बात समझ में आ रही है? दीज आर कॉल्ड किक ऑफ मीटिंग, क्रिएटिंग ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू पार्टीज।
क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है? दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग, टाइम कंज्यूमिंग, वो समझ नहीं रहा। सर उसको 5 दफा बता दिया, वो टाइम ही नहीं देता। वो कहता है तुम लोगों को किस लिए बुलाया? सर अब मुझे बताइए, तो वो नाप देने नहीं आएगा तो मैं उसका सूट कैसे बनाऊंगा? बात समझ में आ रही है? फ्रस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल है, और क्योंकि यू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज इसलिए वो लॉक नहीं हो पा रहा। फिर उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? जी सर। ठीक है, अब जरा हम एक्चुअल थ्योरी पे आ जाते हैं। तो अब हमें डिफाइन करना है और कंट्रोल करना है। अभी हमने पढ़ लिया कि मुश्किल है, इनटेंजिबल है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है कि उसकी सोच कुछ और है, मेरी सोच कुछ और है। आवर एक्सपेक्टेशन एंड देयर एक्सपेक्टेशन इज डिफरेंट। यहीं से तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों की एक्सपेक्टेशन, झगड़ा कब होता है? झगड़ा जब होता है जब आपकी एक्सपेक्टेशन, यार दोस्त ने मेरी बर्थडे में विश नहीं किया, तो भाई नहीं किया ना, बस खत्म हो गई बात। नहीं यार उसने किया नहीं। तो एक्सपेक्टेशन जब होती है ना तो फिर यहाँ तकलीफ होती है। तो यहाँ पर भी डिफरेंट एक्सपेक्टेशन है, तो यहाँ झगड़ा शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जरा गौर से देखते हैं। हमने ये काम करना है, पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, ये काम करना है। रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेट करनी है। इलिस्ट्रेट करने के बाद प्रोजेक्ट को डिफाइन करना है, और जब डिफाइन हो जाएगा तो उसकी डिटेल, यानी लिस्ट ऑफ टास्क यहाँ से निकलेगी। ब्रेकिंग या डिकम्पोजिंग ऑफ द, यहाँ हम डिफाइन करें कौन कौन से मॉड्यूल, लेकिन मॉड्यूल में क्या क्या होगा वो यहाँ देखेंगे। फिर ये कस्टमर को दिखाएंगे और कहेंगे देखिए सही है ना, ये वेरीफाई हो गया। अब यहाँ से प्रोजेक्ट शुरू होगा। अब उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसको कम नहीं होना चाहिए। अब ये सब करने के से पहले एक प्लान बनेगा कि ये काम करेंगे कैसे। तो एक प्लान बनेगा। ये दो चीजें हैं, ये काम करना है। ये ऐसे ही जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है? रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग। लेकिन ये करने से पहले एक प्लान बनता है। ये वो प्लान है। ये सब काम तो करने हैं। ये क्या करना है? प्रोजेक्ट को ये मीटिंग हो गई, इनिशियल मीटिंग हो गई, उसके बाद स्कोप हो गया, उसके बाद WBS हो गया, वेरीफाई हो गया। अब ये प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन शुरू हो रही है, जहाँ उसको कंट्रोल करना है। लेकिन ये सब करने से पहले एक प्लान बनेगा कि स्कोप मैनेज होगा कैसे, उसका एक प्लान बनाना जरूरी है। ये दो चीजें अलग अलग नजर आ रही है। ये काम करना है, प्रोजेक्ट के स्कोप को मैनेज करना है, लेकिन मैनेज करने के लिए एक प्लान बनाना जरूरी है। ये करेंगे कैसे? ये जंग लड़नी है, ये वाली जंग लड़नी है। लेकिन ये जंग लड़ने से पहले क्या करेंगे, फौज कैसे आएगी, तो ये जंग लड़ने का प्लान है, स्ट्रेटेजी एंड प्लान। लेकिन ये जंग लड़नी है, एक्चुअल काम है, स्कोप लॉक करना है, और ये है। क्लियर हो रही दोनों चीजें अलग अलग? अब ये थोड़ा सा PMI है, प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है। मैं आपको PMBOK यानी प्रोसेस, सॉरी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, ये भी लिख लीजिए। उसको थोड़ा सर्च करेंगे, PMI को सर्च करेंगे, PMBOK को सर्च करेंगे। ठीक है, तो हम क्योंकि पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करेंगे। इस कोर्स से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे जो हमारी इंडस्ट्री में हमारी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा देगी। बाकी यूनिवर्सिटी के लोग नहीं बोल पाएंगे, हम बोल पाएंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें नजर आ रही, तो पहले हम ये पढ़ेंगे, पहले वाली ये चीज़ पढ़ेंगे, फिर ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज ऑल थ्योरी, जिससे लास्ट क्लास आपके सीनियर बहुत बोर हो गए थे, इसलिए मैं एहतियात से चल रहा हूँ, बार बार आपको जहनी तौर पर तैयार कर रहा हूँ। तभी हम ये पढ़ने जा रहे हैं, स्कोप मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करना है, इसका प्लान। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब ये ऊपर हेडिंग देख लीजिए, प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट। अब ये पहले क्या करेंगे भाई, मसला है क्या? ठीक है ना, तो पहले जरा मसला बताओ, फिर उसको और लेके जाएंगे, फिर उसको डिफाइन करेंगे प्रोजेक्ट चार्टर पे, और फिर हम डिफाइन करेंगे उसको स्कोप स्टेटमेंट में। मसलन अब ये एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। मसलन किसी साहब ने मुझे बुलाया कि जनाब असद साहब, हमारी फैक्ट्री है जहाँ पर हम कोलसन की फैक्ट्री है, जिसमें हम वो बनाते हैं, सलांटी बनाते हैं, बच्चे खाते हैं ना, बनाते हैं। तो उसमें एक रॉ मटेरियल जो हम जर्मनी से मंगाते हैं, 40-45 दिन लगते हैं जर्मनी से आने में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो रॉ मटेरियल ख़त्म हो जाता है और हमारी फैक्ट्री को रोकना पड़ता है, हम कुछ और बनाते हैं ज़बरदस्ती, हालांकि वो ऑर्डर किसी और चीज़ का होता है।
तो रॉ मटेरियल हमारे पास कभी कभी कम पड़ जाता है और हमारे पास स्टोर्स लिमिटेड है, ज्यादा क्वांटिटी नहीं रख सकते, बारिश हो जाती है, कीड़ा लग जाता है, पेरिशेबल आइटम है ना वो, जो उसमें जो आटा डलता है वो एक्चुअली वो आलू का वो होता है, पाउडर होता है, आलू पिसा हुआ होता है, ठीक है ना, जिससे वो बनाते हैं, वो कहीं से नहीं मिलता उनको अच्छा आलू और अच्छा पिसा हुआ, उनको जर्मनी से मिलता है। अब ये प्रॉब्लम है कि जनाब मुझे रॉ मटेरियल, तो मैं देखूंगा कि भाई उनको क्या क्या बना के देना है, उनके प्रॉब्लम सुन लिया, फिर मैं कहता हूँ अच्छा आपको ये देना होगा, अच्छा ये देना होगा, अच्छा और ये नहीं देना होगा, लेकिन ये करने से उनका मसला हल होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्कोप लॉक हो गया। अब स्कोप लॉक हो गया कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम देना है, ठीक है ना, लेकिन जब मैं उनको रिलेट करता हूँ तो उसमें देखता हूँ कि इन्वेंट्री में क्या क्या देना है, इसमें यू नो इशू कैसे होगा और स्टोर में आएगा कैसे, और आइटम की इंस्पेक्शन कैसे होगी। कोई ट्रक आया ना तो उससे पहले ऑर्डर देना है, यानी आलू का जो भी है रॉ मटेरियल उसको ऑर्डर करना है, तो कब करना है, और कभी सारी चीज़ें डिटेल, तो मैं लिस्ट ऑफ टास्क ये भी देना है, ये स्क्रीन भी होगा, ये वर्क फ्लो भी होगा। अभी बनाने के बाद डॉक्यूमेंट पहले मैंने समझ लिया, उसके बाद कस्टमर को दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक प्रोसेस है रिक्वायरमेंट लिस्टेशन, ये चीज़ें करने के लिए अब मुझे देखना है कि ये होगा कैसे। अब हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि ये होगा कैसे। ये सारी चीज़ें वेरीफाई हो गई तो अभी एग्जीक्यूशन वाला फेज है। एग्जीक्यूशन फेज में हम उसको बढ़ने नहीं देंगे, कंट्रोल करेंगे चेंजेस को, कोई चेंज होने नहीं देंगे। वो सब काम करने के सर लिए अटेंडेंस अच्छा attendance ले लो, चलिए मुझे ओके ये भी एक ज़रूरी काम है, मुझे इजाज़त दीजिए मैं अटेंडेंस ले लूँ भाई। आ गया, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अटेंडेंस बोलते जाइए, नजर आ रहा होगा अलीशा, सलमान, सामा, मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट। हिरा आफ्ताब, अदनान अयूब साहब, आपका नाम तो भी नहीं आया, हिरा आफ्ताब, अच्छा चलिए हिरा का नाम लगा दूं। अली अहमद, प्रेजेंट। आसिम अहमद, माज अहमद, तो सलमान प्रेजेंट है ऊपर टॉप पे। सलमान प्रेजेंट है ऊपर टॉप पे, चलिए सलमान लगा दिया। माज, सर साद अहमद, प्रेजेंट सर। सलमान अहमद अंसारी, सलमान, मोहम्मद अहमद सिद्दीकी, अनस अली खान, प्रेजेंट। दीपक कुमार, मोहम्मद अम्माद, प्रेजेंट। अदनान अयूब, अच्छा ठीक है, अदनान अयूब का सर उनका मैसेज, मैसेज आया है। हाँ ठीक है लगा दिया। फरहान, प्रेजेंट सर। माज बिन मुस्लिम, सैयद दारिज अली, मोहम्मद हमजा, हमजा फयाज, मोहम्मद हुसैन, आशिर इफ्तिखार, प्रेजेंट। रिदा इरफान, अब्दुल जलील खान, प्रेजेंट। तला जमील, समीर जहान, नैन्सी। क्लास भी इतनी बड़ी है कि खत्म ही नहीं हो रही अटेंडेंस।